बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्फ़ा हो गया और मैंने ये सोचा कि वक्फ़ा इसलिए ज़रूरी है कि कोई चीज़ जो है वो बेवजह बिला वजह मौजू जो है वो उसके ऊपर बात न की जाए। मामलात तो बहुत सारे हैं, कई चीज़ें हैं जिनकी तफसीलात भी हैं, लेकिन वक्त मसलहत और फिर उसके बाद एक सिलसिला, एक साहब गिरफ़्तार हुए, सब लोगों को पता चला कि वो किस जुर्म में गिरफ़्तार हुए और वो बज़ों में ख़ुद अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं। असल में हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती ये है कि हर बुल हवस ने हुस्न परस्ती शियार की, अब आबरूए शेबे अहले नज़र गई। जिन लोगों को अमली सहाफ़त का तजर्बा नहीं था, अखबारी सहाफ़त का भी और अमली सहाफ़त का भी और मैदान सहाफ़त का भी, यानी जो लोग अखबारी सहाफ़त करते थे तो रिपोर्टिंग करते थे, सुबह से जाते एक ख़बर उनके पास आती तो उसकी वो काउंटर चेक करते, मुख्तलिफ़ जगहों से मालूमात लेते, तो कहीं जाकर वो एक ख़बर इस्टेब्लिश होती, तो फिर उनको मालूम ये होता कि ये ख़बर देनी है या नहीं देनी, यानी ये हमारे मुल्क के मफाद में है या नहीं, ये हमारे अपने, तो फिर फ़ैसला होता था। ये नहीं कि बाज़ औक़ात दबाव भी डाला जाता, सब कुछ होता, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। उसके बावजूद सियासतदान ये कह देते कि जनाब ये तोड़ मोड़ के पेश की गई है। तो इमरान रियाज और इस कबील के बहुत सारे लोग जो है वो सहाफ़त का चोला पहन कर आ गए हैं, अपने आप को मीडिया के आज़ादी साहब। ये आज़ादी सहाफ़त नहीं है कि आप गालियाँ बकें, यह आज़ादी सहाफ़त नहीं है कि आप इदारों पर बेजा तनकीद करें। इदारे तनकीद से मुबर्रा नहीं है, इदारों पर तनकीद की जा सकती है, सिवाय कुरान और हदीस के तमाम और अंबियाए कराम के तमाम शख्सियात जो हैं वो उन पर तनकीद हो सकती है, उनके बारे में बात की जा सकती है और होता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता ये रहा है कि बहुत सारे सहाफ़ी लापता हुए हैं, पता नहीं चला कि उनको किसने उठाया और बाद में उनकी लाशें मिली, कत्ल कर दिए गए। तो उनका मामला भी किसी ने इस तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से इमरान रियाज का, मैं इमरान रियाज हूँ, ये क्या मजाक है। एक यानी कोई इल्म नहीं, कोई, और बाद लोग अब कहते हैं जी हमारी जमात से इसका ताल्लुक़ था। तो भाई मुझे बहुत अफसोस है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि हम माजी में इसका हमारी जमात से ताल्लुक़ था, तो बहुत अफसोसनाक बात है कि इस कदर नालायक और इस कदर गबी आदमी, इस कदर ऐसा आदमी जिसको इस बात का एहसास नहीं कि मुल्क के लिए क्या ज़रूरी है, और मुल्क के फ़र्द की मोहब्बत में, यानी इमरान खान की मोहब्बत में जो लोग कह रहे हैं कि गद्दारी और का मुकदमा और गद्दारी की बातें कर रहे हैं और मीर जाफ़र मीर सादिक की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान एक शख्स है जिसके मुकाबले में एक मुल्क है, जिस मुल्क को उसने बर्बाद किया। तो उसके मुकाबले में एक शख्स जो है, वो जो लोग उसकी हिमायत में उठ के आ रहे हैं, वो किस किस्म के लोग हैं। नवाज शरीफ एक शख्स है, नवाज शरीफ अगर मुल्क से गद्दारी करेगा तो हम नवाज शरीफ के साथ नहीं होंगे। देखिए माजी में, मैं अब आपको एक बात बताता जाऊं, मैं तफसील से उसकी रिपोर्ट भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। पिछली रिपोर्ट में मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने ये कहा था कि FBR को चाहिए कि शनाख्ती कार्ड को NTM नंबर यानी टैक्स नंबर बना दे, तो शनाख्ती कार्ड को ही FBR ने टैक्स नंबर बनाया हुआ है। बात और इसकी गलती की मुझे निशानदेही की गई और हमारे साथियों ने, मुरब्बियों ने और हमसे मोहब्बत रखने वालों ने की। तो इस हवाले से मैं बहुत मादरत खा हूँ कि मैं वो अपना मुद्दा बयान नहीं कर सका सही तरीके से। ये बात मेरे इल्म में नहीं थी कि NTM नंबर ही जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर ही NTM नंबर है फ़र्द का, इदारों के लिए अलग NTM नंबर आते हैं वो, लेकिन वो प्रोसेस इतना मुश्किल है फ़र्द वाला कि लोगों को
नॉन फाइलर और फाइलर के उसमें उलझा दिया गया है। अब एक शख्स जो है बेचारा अपने बिजली के बिल में टैक्स दे रहा है और जो टेलीफोन के बिल में टैक्स दे रहा है और दूसरी चीज़ों गैस के बिल में टैक्स दे रहा है और मोबाइल फ़ोन में भी टैक्स दे रहा है, तो वो टैक्स देने के बावजूद नॉन फाइलर है इसलिए कि उसने कागजात जमा नहीं कराए। ये अमल इतना आसान और सादा होना चाहिए कि लोग आराम से अपने फाइल कर सकें, अपने गोशवारे जमा करा सकें। ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं हुआ। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भी यही मुश्किलात हैं इन तमाम चीज़ों को, कि एनटीएम नंबर आपने ज़रूर दे दिया शनाख्ती कार्ड का, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलात कम नहीं की, मुश्किलात उलझा दी, बढ़ा दी। अब किसी के अकाउंट में पैसे आ गए तो उसको भारी टैक्स देना पड़ता है, जो उसका हक नहीं है। जो जिनसे टैक्स वसूल करने की आपके अंदर हिम्मत, जुर्रत, ताकत नहीं है, उनसे आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते, अब भी नहीं कर सकते। अब यदि उनके ऊपर आपने 10% सुपर टैक्स क्या लगाया, 10%, और सेल्स टैक्स क्या है 17%, 18%, और जो अभी हाल में स्टेट बैंक ने सूद की शरह बढ़ाई है, तो ये तो और मईशत को बर्बाद कर देगा, बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। तो बात मईशत ही की हो रही है। IMF जो है वो आपको अभी तक कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उस पर टैक्स लगाकर सब कुछ खुशखबरियां दे रहे हैं, अब तक IMF से वो $1 अरब वसूल नहीं कर सके हैं। कोई कौमी ख़जाने में रकम नहीं आ सकी है। मिफ्ता इस्माइल एक नाकाम वजीर ख़जाना, ये मुल्क को बर्बाद भी कर दिया और वो देने को तैयार भी नहीं है, और दूसरे लोग भी IMF की तरफ नज़र उठा के रखे हुए हैं तो वो देने को तैयार नहीं है। इसलिए कहा था साबिक वजीर ख़जाना इसाक डार ने कि आप इनसे मामलात तय करें, तो इसाक डार से की बात को नहीं माना। अब लगता ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो जोक की तरह चिपट गए हैं। अब उनके पीछे आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, वो छुड़ा ही नहीं जा सकते। उनके ऊपर कितना ही नमक डालो, जोक ये जोक नहीं छोड़ेगी, ये नमक वाली जोक नहीं है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अब अपने मामलात को रिवर्स करें, और आलमी मंडी में जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो उसके असरात आवाम को दें। आप 17.4 अरब डॉलर की मराहत जो अफसरान को दे रहे हैं वो तो कम करने को तैयार नहीं है। आप उसके वो जिक्र ही नहीं करते। जो लोग उसकी बात करें उन मराहत को, मकान का किराया, पेट्रोल की लीटर्स, वो आप बिल्कुल कम करने को तैयार नहीं है, जो उनकी तनख्वाहों में रेट बढ़ने के साथ साथ शामिल कर दिए जाते हैं। शर्मनाक बात है ये, और बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये अफसरान अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म करने को तैयार नहीं है। इनके बिजली के यूटिलिटी बिल्स मुफ्त हैं। अरे भाई कोई चीज़ तो कम करो, यूटिलिटी बिल्स को ख़त्म करो कि खुद दें। कौन इस्तेमाल करता है? उनके अहले खाना, मुफ्त की बिजली है, 24 घंटे हर वक्त AC चलते हैं। क्यों अनलिमिटेड उनको दिया है? बंद करो इनकी चीज़ें, क्यों नहीं कर सकते ये? तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो एक नाकाम है, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं बता देता हूं कि मामला क्या है। ये IMF भी FATF की तरफ देख रहा है, और FATF को भारत जो है वो फिर एक नया कोई शोशा ले आएगा, और FATF जो है वो फिर इसको एक्सटेंड कर देगा। तो ये FATF का मामला भी ख़राब किया। मिफ्ता इस्माइल से पहले PTI ने ख़राब किया, PTI लेकर गई, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो IMF के शायद अब 2 साल के लिए मज़ीद कैद बामुशक्क़त जो है अवाम की करवाना चाहते हैं, मज़ीद कर्जे लेकर। ख़त्म करें भाई, ये एक मरतबा की रखें, ये अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। मैं कहता हूँ ये सरकारी मुलाजिमों की 17.4 अरब डॉलर की मराहत को ख़त्म करें, कौम मुल्क खड़ा हो जाएगा। और ये जो टैक्सों की जो चोरी है, टैक्सों का जो लीकेज है वो रोकें। टैक्सों का लीकेज है, जो कहां टैक्स लिए जा रहे हैं, मोबाइल फोन के नाम पे जो टैक्स लिए जाते हैं वो कहां जाते हैं, और जो टेलीफोन बिल और बिजली के बिल और गैस के बिल से जो टैक्स वसूल किए जाते हैं वो कहां जाते हैं।
इनका कोई हिसाब तो दे, ये लीकेज खत्म करें। ये अलल्ले तलल्ले जो अफसर चाहे जो मांग ले वो दे दें। तो मिफ्ता इस्माइल साहब की जो है ये जो शराइत मानने के बावजूद IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए कि FATF वाला मामला जो PTI ने खराब किया था, जो PTI इसके ऊपर चली गई थी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, वो अब हमारी जान को आ गया है। और इसमें मिफ्ता इस्माइल का कसूर ये है कि नए सिरे से शराइत उनकी माननी चाहिए थी। और FATF वालों को भी कहना चाहिए था कि आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है आपकी, जो पाकिस्तान के बारे में आप कहते हैं, आपका कोई कानूनी जवाब ही नहीं है FATF का। किस लिए पर लड़ते ना, केस तो लड़े, लेकिन आप तो खड़े नहीं होते, आप तो भारत के आगे सर झुकाने को तैयार हैं। अच्छा, इंडिया की नकल में वो हमजा शहबाज ने 100 यूनिट की बात कर डाली। भाई आपके पास बिजली वैसे नहीं है, घर में नहीं, दाने अम्मा चली भुनाने वाला मामला है। भारतीय पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन में वादा किया था और आम आदमी पार्टी भारतीय पंजाब में बरसरे इक़्तिदार आ गई है। तो उसने वादा किया था कि 300 यूनिट तक हम बिजली दे देंगे लोगों को। अब उसका तरीक़ाकार उन्होंने इस तरह से किया है कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री है। यानी अगर किसी शख्स का बिल 550 यूनिट आ रहा है या 500.99 यानी 600 से कम, तो 600 से कम जो यूनिट बिल आएगा वो उसके ऊपर, उसमें से 300 यूनिट के है वो उसके पैसे नहीं वसूल किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल की तो उसे पूरे 600 यूनिट का बिल देना होगा, यानी बिजली की कम इस्तेमाल की तरफ रागम। अच्छा, मैंने फिर ये देखा कि ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह मुमकिन है। तफसीलात फिर मैंने कहा था कि फिर बताऊंगा आपको किस तरीके से ये मैंने ये देखा कि ये बिजली जो है वो सस्ती कैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जो दरिया भारत को दिए थे, उन दरियाओं पर भारत ने बिजली घर बना दिए हैं बंद बांध के, और उन बिजली घरों के से पैदा होने वाली सस्ती बिजली अपने अवाम को तोहफतन दे रहा है। भारतीय पंजाब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर और मालदार सूबा है। हिंदुस्तान भर की जो ज़राअत का 50% जो ज़रूरत है ज़राअत की, खुराक की, अनाज की, वो भारतीय पंजाब पूरा करता है 50। और सूबा जो है वो बहुत ही रकबे के हिसाब से भारत में बहुत छोटा सूबा रह गया है। वो हरियाणा और पंजाब जो हैं हिंदुस्तान की 50% ज़रूरियात पूरी करते हैं। हमारे जनरल अयूब खान ने जो भारत को जो 3 दरिया तोहफे में दे दिए, ये उनका शाखसाना है। मैं यहां सवाल नहीं करूंगा कि गद्दार कौन है। अब हमारे कोई अल्लाह का बंदा ये उठने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार नहीं है कि भाई खुदा के वास्ते, अल्लाह ताला के वास्ते जो है वो उठ जाओ, खड़े हो जाओ, पूरे कद से खड़े हो और ये बात करो कि किस तरीके से जो है वो IMF के सामने झुको मत। बताओ भाई हम नहीं कर सकते, हम पिस जाएंगे। आपने बिजली महंगी कर दी, आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगी। आपने जितनी चीजें, गैस महंगी कर दी, आपके प्रोडक्शन कास्ट नहीं हो सकेगी। आप दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मिफ्ता इस्माइल खुद एक फैक्ट्री के मालिक है, मुझे बता दें वो किस तरह से करेंगे। उन्होंने खुद ये बोल कह रहे कोकोमो जो है, मैंने कहा था कि ज़्यादा बढ़ा दो, लेकिन नहीं, कहते हैं वारे में नहीं आता। तो कैसे वारे में आएगा? आपके तो वारे में नहीं आते, आप कोकोमो की तादाद नहीं बढ़ा सकते अपने पैकेट में, तो दूसरे कारखाने वाले कैसे सस्ती चीज़ें बेचेंगे, कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे? आपने तो गला ही घोट के रख दिया है। तो और ये मैं बता दूं कि जब तक मिफ्ता इस्माइल के सोच से निजात नहीं मिलेगी, मिफ्ता इस्माइल जैसी सोच, मिफ्ता इस्माइल जैसी और शौकत तरीन जैसी सोच से
निजात नहीं मिलेगी, हम तरक्की नहीं कर सकते। सूद के हक में खड़े हो गए हैं, ये बैंक भी खड़े हो गए हैं। किसके शाय पर खड़े हुए हैं इस बैंक? पहले हुकूमत ने खुद किया था तो हुकूमत गई, अब जो है वो खुद खड़े हो गए हैं। तो मेरे भाई बता दें कि जब तक बज़ाहिर तो ये कहा जा सकता है कि मिफ्ता इस्माइल हैं, जब तक तब तक तो नहीं होता, लेकिन नहीं, ये पॉलिसी बदलनी होगी। ये स्टेट बैंक का दूसरा वाइसराय, ये जो कायम मुकाम है, ये भी रजा बाकर की जगह IMF का मुकर्रर करदा नुमाइंदा, इसने फौरी तौर पर सूद बढ़ा दिया, शरह सूद में इजाफा कर दिया, यानी हमारे और गला घुट दिया। इसको ख़त्म करो, इसको कम करो, ये सूद हराम है। वहाँ कहा गया, सूद, अदालत कह रही है कि सूद ख़त्म करो, और स्टेट बैंक जो है वो सूद बढ़ाया जा रहा है। तो कौन है, किसके कहने पर ये कर रहा है? ये IMF के कहने पर, ये साहूकारों के कहने पर, ये सूदखोरों के कहने पर ये कर रहा है। तो मैं आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि उठ के खड़े हों, इसलिए नहीं कि इमरान खान के हक में, इमरान रियाज के हक में, फलां के हक में, नहीं, आप उठ के खड़े हों अपने हक में और सूद के खिलाफ खड़े हों। अल्लाह ताला ने मना किया है, सूद को हराम करार दिया है, और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करार दिया है, और यहां तक कहा गया है कि सूद लेने वाला गोया ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। यानी इस कदर करीह तशबीह जो दी गई है वो किस वजह से की गई है? और दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, और सुना यह है कि जर्मनी में भी सूद जो है वो 0% कर दिया गया है। जीरो, वो बिला सूद मईशत पर अमल करने लगे हैं, उन्हें इसमें तरक्की की राहें नजर आ रही हैं। लेकिन हम उस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं, मुसलसल तैयारियां कर रहे हैं। और अब मैं ये साफ कह देता हूं कि इमरान खान ने जिस गड्ढे में धक्का दिया था, मिफ्ता इस्माइल उसको मजीद गहरा कर रहे हैं, और हमें उससे निकलने, मुझे लगता ये है मामला मशकूक है, क्योंकि इस मुल्क में यहां पर उन लोगों को तरक्की दी जा रही है जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा। जब असद उमर और उनके साथ जुबैर उमर खिताब करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वो शख्स जिसका नाम जनरल गुलाम उमर था, उसने यहिया खान को ढाका जाकर मना किया था कि शेख मुजीब के साथ कोई मुआहदा मत करना, शेख मुजीब के साथ कोई मुआहदा नहीं करना। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान टूट गया। शेख मुजीब ने कहा था असम्बली का इजलास बुला लेने दो, फिर बात करेंगे हम, असम्बली का इजलास तो बुलाने दो, और इसने असम्बली का इजलास नहीं बुलाने दिया, और फिर खुरेदी हुई और मुल्क दो टुकड़े हो गया। तो गद्दार कौन है? उनकी औलाद इतने धड़ल्ले से पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले रही है। अयूब खान का बेटा और पोता पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने दरिया बेच दिए। परवेज मुशर्रफ जो है कितनी धड़ल्ले के साथ, जिसने आइन के चीथड़े उड़ा दिए। जनरल ज़ियाउल हक और उनके साहबजादे जनरल ज़ियाउल हक के पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक मामलात हैं, शर्म के मुकामात हैं। ये चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अल्लाह ताला हमें मिफ्ता इस्माइल जैसी शख्सियात से दूर करे और सूद की लानत से हमें बचाए। और जब तक हम इस सूद की लानत से नहीं बचेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ये सोचने की बात है। और IMF ने जहां हमें पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब हमें कोई कर्जा नहीं देगा, कोई हमारे लिए कोई रियायत नहीं है। वो जब तक FATF का फैसला नहीं हो जाता, और वो नवंबर तक खींच के ले जाएंगे, और इसके नतीजे में हम बिल्कुल बर्बाद रहेंगे और हमारी ज़रूरत कभी भी नहीं पूरी होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब से निजात पाएँ, और कोई एक्टिव, ब्रिलियंट और मुतहर्रिक और सूद के खिलाफ खड़े होने वाला वज़ीर ख़जाना चाहिए।
गौर कीजिए वो कौन हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि पहले नाम लिया था तो शायद लोगों को बुरा लग गया, मगर शर्त यह है कि जो भी आए वो सूद के खिलाफ ऐलान जंग करे।